हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है NEP 2020। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, राष्ट्रीय जो पाठचर्या योजना दी गई थी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा योजना दी गई है 2020 में, जो अभी लागू हुई है 2021 में जाकर के। ठीक है, पहले हम NEP का फुल फॉर्म जान लें। NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इससे भी हर साल प्रश्न बन रहे हैं सीटेट में। जो अभी पिछले साल का जो सीटेट हुआ उसमें भी क्वेश्चन बने थे। ठीक है, और बाकी आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जो जैसे KVS हुआ, इस में भी इससे प्रश्न बने थे। ठीक है, तो ये रहा आपका NEP का फुल फॉर्म, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसको दिया किसने? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो थे, उन्हीं वही कमेटी जो थी, उसी कमेटी ने 31 मई 2019 में इस रिपोर्ट को सौंपा। इस रिपोर्ट में मेन 4 चीज़ों पे फोकस किया गया था। वो क्या 4 चीज़ें थी? पहला था 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम लागू हो। अभी हम 5+3+3+4 पे बात करेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है लैंग्वेज पे। ठीक है, तीसरा कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन पे, और चौथा कहता है टीचर ट्रेनिंग कहें तो, या टीचर एजुकेशन या टीचर इवैल्यूएशन। ठीक है, यानी इन 4 चीज़ों पर मेन इस कमेटी ने बात की। NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसको 31 मई 2019 में डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की कमेटी ने सौंपा था भारत सरकार को, और इस कमेटी में 4 टॉपिकों पे बात की गई। वो 4 टॉपिक थे 5+3+3+4 शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, दूसरा कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, और तीसरा कहता है कि जो लैंग्वेज है वो मातृभाषा में हो, यानी बच्चों को जो शिक्षा दी जाए उसको क्या हो, वो उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और चौथा पॉइंट कहता है कि जो टीचर हैं उनके भी एजुकेशन या समय समय पर टीचर ट्रेनिंग पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो ये था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मैंने यहाँ नोट किया हुआ है 31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ठीक है, किसकी कमेटी ने सौंपा था? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। कस्तूरी रंजन कमेटी, इन्होंने भारत सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, इसका मेन मोटो क्या था? इस 2020 में ही जो MHRD था, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, MHRD मानव विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का रीनेम्ड क्या हो गया भाई? इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन कहा जाए तो एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय इसका नया नाम है, या कहें तो हम एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, इसका मेन काम क्या था? 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल छोड़ के भाग जा रहे हैं बीच में ही, उन बच्चों को वापस लाना। 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल में लाना। ठीक है, यानी कोई किसी कारण से छोड़ रहा है, जैसे स्कूल दूर है, या कोई किसी कारण से छोड़ रहा है, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, तो बच्चे मजदूरी में लगे हुए हैं। तो इन सभी कारणों को खोज करके उन बच्चों को वापस स्कूल में लाना और उनको कॉन्टिन्यूअस बनाए रखना। ये नहीं कि बच्चा 1 पढ़ा तो 2 में फिर वो छोड़ करके घर बैठ जाए, ऐसा नहीं। ठीक, इसी टॉपिक पे NEP 2020 में बात की गई थी। 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल लाना, इसका मेन मोटो था। ठीक है, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही बात करेंगे। स्कूल लाना, यही इसका मेन मोटो था। ठीक,
31 मई 2019 को डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंपी थी भारत सरकार को, और इसका मेन मकसद यही था कि 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल में लाया जाए। ठीक है, MHRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के मानव जो आपका था ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें मेन 4 चीजों पे बात की गई। वो 4 चीजें क्या क्या हैं? पहला 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, समय समय पर टीचर की क्या हो, ट्रेनिंग हो और उनमें सुधार किया जाए उनके पढ़ाने के तौर तरीकों में। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग। तीसरा कहता है लैंग्वेज पे यानी भाषा पे विकास, भाषा के विकास पे। लैंग्वेज पे। और चौथा पॉइंट इन्होंने बात किया था इंक्लूसिव एजुकेशन यानी सबके लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। यही इनका 4 मेन पॉइंट था। अब देखिए एक एक पॉइंट का मतलब समझिए। 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है, यानी 5 साल जो हो उनका वो फाउंडेशन पीरियड हो। ठीक है, फाउंडेशन का मतलब आपका प्ले ग्रुप, जो प्राइमरी में जो बच्चे आते हैं, ठीक है, उनके लिए बात की जा रही है। प्ले ग्रुप, LKG, UKG, क्लास 1 और 2, ये 5 साल तक पढ़े। और उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, उन दौरान जो फाउंडेशन चला रहे हैं हम, उस टाइम उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 3 से 8 साल के बच्चे यानी 2nd क्लास तक पहुंचे। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं 5+3 जो है उनका वो प्रोपगेशन पीरियड है या प्रोपरेटरी हम कहें तो, उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 8 से 11 साल का होना चाहिए। ठीक, वो कौन सा क्लास हो गया भाई, 3 साल वाला, 3, 4 और 5। बच्चा किस क्लास में 11 साल की उम्र में पहुंच रहा है, 5 में। ठीक है, फिर उसके बाद 6, 7, 8 जो मिडिल लेवल कहलाया। ठीक, मिडिल लेवल 6, 7, 8 यानी 11 साल से लेकर के बच्चा किस साल तक पहुंच रहा है, 14 साल तक की उम्र में वो क्या कर रहा है, 8 क्लास में पहुंच रहा है। फिर उसके बाद से जो 4 साल का पीरियड था वो क्या कहलाया उनका, सेकेंडरी पीरियड, यानी सेकेंडरी एजुकेशन दे रहा है, सीनियर सेकेंडरी हम कहते हैं ना। तो उस 4 साल में उनका क्या हो गया, 9, 10, 11 और 12। यही कहलाया आपका 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम। 5 का मतलब 5 साल मतलब प्री नर्सरी या प्ले ग्रुप कहें तो हम, प्ले ग्रुप, LKG, UKG, क्लास 1 और 2। ठीक, और 3 का मतलब क्लास 3rd, 4th और 5th। फिर 3 का मतलब 6, 7, 8। 4 का मतलब 9, 10, 11 और 12। ठीक, ये मिडिल, ये सेकेंडरी और ये फाउंडेशन पीरियड है और ये प्रोपगेटरी। कहा जाए तो जो आंगनबाड़ी या बाल बाटिका जो क्लासेस आजकल KVS में चल रही हैं, वो सारी चीजें ये आपके 5 साल में समाहित है। ठीक है, दूसरा कह रहा है टीचर ट्रेनिंग, यानी समय समय पर टीचर को क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए। जैसे ICT से जोड़ा जाए, जो आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक, उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाए, अलग अलग चीजें उन्हें सिखाई जाए। ठीक, उनके स्किल को डेवलप किया जाए। ठीक, तीसरा कहता है लैंग्वेज पे। ठीक है, यानी बच्चे के भाषाई विकास पे ध्यान दिया जाए, उसकी जो पहली शिक्षा दी जाए वो उसकी मातृभाषा में हो। ठीक, उसके बाद आप अदर लैंग्वेज जो अनौपचारिक भाषाएं हैं वो उन्हें सिखाइए, इंग्लिश सिखाइए, उर्दू सिखाइए, जो भी लैंग्वेज है। ठीक है, यानी भाषा के विकास पे ध्यान दें। चौथा कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन, कहे तो समावेशी शिक्षा या सबके लिए शिक्षा, यानी सबको एक साथ शिक्षा दी जाए, कहने का मतलब। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी बच्चे, कोई अदर बच्चा है, दिव्यांग है कहा जाए, या फिर मंदबुद्धि बालक है, तो उसको क्लास में से हटा दिया जाए या कह दिया जाए कि भाई तुम पढ़ने लायक ही नहीं हो। इस टाइप का ना हो। सिर्फ केवल जो इंटेलिजेंट बच्चों हो उनके लिए ही क्लास ना हो करके बाकी सबके लिए हो, यानी सबको एक साथ पढ़ाया जाए। यही कहती है इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। ठीक है, ये 4 टॉपिकों पे NEP 2020 मेन फोकस करता है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5+3+3+4 FPMS। F का मतलब फाउंडेशन, P का मतलब प्रोपरेटरी और 3 का मतलब मिडिल और 4 का मतलब सेकेंडरी।
फाउंडेशन पीरियड कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से लेकर के 8 साल के बच्चों के लिए, जिसमें आपका आंगनबाड़ी, बाल बाटिका, ये सारी चीजें समाहित हो गई। और 8 साल में बच्चा किस क्लास में पहुंच जाए, क्लास 2 में, ठीक है। 8 साल में बच्चा क्लास 2 में पहुंच रहा है। उसके बाद 3 ईयर प्रोप्रेटरी स्टेज, उसमें बच्चा क्या होगा, 8 से 11 साल की उम्र में वो क्या पढ़ रहा है, क्लास 3rd, 4th और 5th पढ़ रहा है, ठीक है। 3 साल हो गया। फिर तीसरा साल, 3 और साल, वो क्या कहलाता है, मिडिल स्टेज, ठीक है। वो मिडिल क्लास क्या कहलाया आपका, 6th, 7th एंड 8th। वो क्या होनी चाहिए, उसमें बच्चे की उम्र 11 से 14 साल, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो 4 साल है, जो सेकेंडरी स्टेज कहला रहा है, उसमें बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, 14 to 18 ईयर्स होनी चाहिए, जिसमें आपका क्या आ जाएगा, क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th, जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हैं, ठीक है। अब देखिए, जो 5 साल पढ़ाई कराएंगे आप, जो इसमें प्ले ग्रुप आ रहा है आपका, प्री नर्सरी आ रही है, LKG UKG आ रहा है, क्लास 1 2 आ रहा है, उसमें आप क्या करेंगे भाई, प्ले एक्टिविटी, यानी खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, मल्टी लेवल, इसमें मल्टी लेवल टीचिंग करेंगे आप। देखिए, बच्चों को आप ये नहीं कि जोर जबरदस्ती दे करके आप उसको फोर्स करके पढ़ाएं, नहीं, आप उसको कलर के थ्रू पढ़ाएं, आप उसको अलग अलग जानवरों की डिजाइन दे दें और कह दें कि इसको पेंट करो तो कलर सीखो, यानी ये रेड कलर का है तो लायन, येलो कलर का है, ठीक है, ब्लैक कलर की है एलिफेंट। ऐसे करके आप देखे होंगे जो प्राइमरी लेवल में बच्चों को टीचिंग की जाती है, चाहे प्ले ग्रुप में कहें या बाल वाटिका में कहें, वहां आप देखे होंगे डिफरेंट कलर के बॉल होते हैं, उन बॉल के थ्रू बच्चों को कलर सिखाया जाता है। डिफरेंट एनिमल की पिक्चर्स होती है, उन पिक्चर्स को जोड़ जोड़ करके और फिर उनको ए लिखना सिखाया जाता है, ए को पूरा कलर करना सिखाया जाता है। तो वो सारी चीजें क्या हुई, प्ले एक्टिविटी हुई, यानी खेल खेल में शिक्षा, ठीक है। प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इन 5 सालों में यानी 2 तक के बच्चे को आप प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाएं, ठीक। बाकी के 3 साल क्या कहता है, प्ले डिस्कवरी, यानी बच्चों में खोज या जिज्ञासा की इच्छा पैदा करें। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड इंटर एक्टिविटी क्लासरूम, इसमें क्या करें, बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिखाएं, यानी करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, ठीक। इंटर एक्टिविटी क्लासरूम, यानी क्लासरूम में इंटर एक्टिविटी कराएं, यानी क्लासरूम में आप कोई प्रोजेक्ट दे दें और 4 बच्चों का 5 बच्चों का ग्रुप बना दें और कहें कि इस चीज को आप तैयार करिए, या चाहे आप जल बचाव से ही हो या फिर धूम्रपान रोकने से संबंधित आपको एक चलाना हो आंदोलन, तो उससे संबंधित बच्चों को आप पोस्टर बनाएं, जल बचाओ या पेड़ लगाओ, इससे संबंधित आप बच्चों को पोस्टर बनवा सकते हैं, आप उससे बच्चों को ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, इससे बच्चों में जागरूकता भी आएगी और वो क्या हो गया, आपका इंटरएक्टिव क्लासरूम लर्निंग हो गई, ठीक है। अगला कहता है 3 ईयर, ठीक। 3 ईयर क्या हो गया आपका, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथ, आर्ट, SST एंड ह्यूमैनिटी। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग हो, यानी प्रायोगिक हो, ठीक है, यानी बच्चा प्रयोग करके सीख रहा है। किस किस सब्जेक्ट को भाई, साइंस को, मैथ को, आर्ट को, SST को और ह्यूमैनिटी को, ठीक है। अगले 4 साल क्या कह रहा है, ये इस टाइम बच्चा किस क्लास में है, 3rd, 6th, 7th, 8th क्लास का बच्चा, यानी वो अलग अलग सब्जेक्ट को जान गया है। वो सब्जेक्ट क्या क्या है, साइंस, मैथ, आर्ट, ह्यूमैनिटी, ठीक है, SST। बाकी के जो 4 साल है, 9th, 10th, 11th, 12th, उसमें क्या कह रहा है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, इसमें मल्टी लेवल की डिसिप्लिनरी स्टडी कराइए बच्चे को। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें बच्चे को क्या हो, उसकी जो सोचने की क्षमता हो या उसका जो सृजनात्मक या क्रिएटिविटी हो वो ग्रेट लेवल की पहुंच जाए, यानी बच्चा में सृजनात्मक क्षमता का विकास हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाइए बच्चे के अंदर, यानी आप बच्चे में क्या करिए, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करिए, ठीक। स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, 9th 10th में आप देखेंगे होंगे स्टूडेंट की चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे बच्चा 9th 10th पास करता है, उसके बाद वो क्या चूज करता है, अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करता है, कोई कॉमर्स चूज करता है, कोई बायो चूज करता है, ठीक है, और कोई मैथ चूज करता है, ठीक। तो ये आपका 9th 10th 11th 12th में स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये रहा आपका NEP 2020 के बारे में। इससे ज्यादा आपको इसके बारे में या इसके जानने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए इनफ है, ठीक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, वो है सोशलाइजेशन या समाजीकरण। इससे भी प्रश्न अवश्य मिलते हैं, ठीक है। समाजीकरण होता क्या है, पहले हम ये जान जाए। समाजीकरण का मतलब हर समाज के अपने मूल्य, अपने नियम, अपने कानून होते हैं, उनके मूल्यों का आधार होता है कुछ ना कुछ, ठीक।
तो जैसे मान लीजिए कोई समाज है, कोई सोशल हम कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो वो क्यों सामाजिक प्राणी है, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई गिर गया, आप उसकी हेल्प करें, ठीक है। या फिर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप समाज में जाते हैं भाई, एक स्टेटस है, एक लेवल है कहने का मतलब, ठीक है। तो और उसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं सोशलाइजेशन का। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है, बच्चा क्या करता है अपने आसपास में खेलता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर भी सामाजिकरण विकसित होता है, यानी उसका भी सोशलाइजेशन हुआ, और ये बहुत जरूरी भी है, ठीक है। ये किसी न किसी रूप में, यानी कहा जाए चाहे ये औपचारिक हो या चाहे अनौपचारिक हो, किसी न किसी रूप में ये बच्चे के अंदर समाहित होती रहती है। और क्या सिखाता है हमें समाजीकरण, समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, ठीक है। यानी सोशलाइजेशन या समाजीकरण से बच्चा क्या होता है, अनुशासित होता है, स्व अनुशासित होगा, वो समाज के नियम देखेगा। यदि उसके आसपास का समाज बहुत अच्छा है, ठीक है, कहने का मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए, आसपास में उसके बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत शिक्षित लोग हैं, तो वो बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी आएगी, वो भी एजुकेशन सिस्टम में आगे बढ़ेगा, वो चाहेगा कि हम अच्छा करें, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं या हमारे समाज में अच्छे लोग हैं, ठीक। यदि उसका समाज या उसका माहौल खराब है, कहने का मतलब कोई चोरी करता है या फिर कोई नशा करता है, तो बच्चे में भी क्या होगा, वही क्वालिटी आएगी, बच्चा भी चोरी करना सीखेगा, वो भी नशा करना सीखेगा, ठीक। तो समाज का एक बहुत अच्छा इफेक्ट भी पड़ता है, यदि समाज अच्छा है तो बच्चा अच्छा निकलता है, यदि समाज बुरा है तो उस बच्चे पे भी समाज का बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका समाजीकरण। समाजीकरण के एक प्राइमरी होता है लेवल और दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल, यानी प्राथमिक और गौण, ठीक है। प्राइमरी में कौन कौन आ जाएगा भाई, उसका परिवार आ जाएगा, उसका पास पड़ोस आ जाएगा, मित्र मंडली आ जाएगी, ठीक है। और गौण में क्या आ जाएगा, गौण में कुछ भी आ सकता है, स्कूल हो गया, आपका खेल का मैदान हो गया, ठीक। ये सब गौण समाजीकरण में आते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी सोशलाइजेशन फैक्टर कहें तो हम, ठीक है। एक होता है एक्टिव सोशलाइजेशन, दूसरा होता है पैसिव सोशलाइजेशन। एक्टिव में वही चीज़ें आएंगी, उसके फ्रेंड सर्कल आएंगे, उसके आस पड़ोस आएंगे, उसका फैमिली मेम्बर्स आएंगे, ठीक है। और जो पैसिव होता है, पैसिव में क्या आ जाएगा, जितने भी कहा जाए तो जितने भी सोशल प्लेसेस हैं, सोशल प्लेसों का मतलब हॉस्पिटल हो गया, आपका पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, ये सब क्या आ जाएंगे, पैसिव सोशलाइजेशन में, ठीक है। यानी बच्चा हॉस्पिटल में तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो पूरे रूप से उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लाइब्रेरी में तो बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन वो पूरे तरीके से अपना पूरा समय उस लाइब्रेरी में नहीं दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब जा रहा है, अपना काम पूरा कर रहा है और फिर चला आ जा रहा है, तो वो क्या हुआ, पैसिव सोशलाइजेशन हुआ। और एक्टिव का मतलब जहाँ वो पूरे रूप से इन्वॉल्व हो, जैसे फैमिली मेंबर के साथ भाई उसका उठना है, बैठना है, खाना सोना, ठीक। फ्रेंड सर्कल के साथ उसका खेलना है, घूमना फिरना है, अपना होमवर्क पूरा करना है, दोस्तों को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करना है या उनसे कॉपी लेकर के अपना करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो ये सारी क्या हुई, एक्टिव। और पैसिव में जो अदर चीज़ें आ गई, ठीक है। ऐसे ही है एक प्रत्यात्मक सोशलाइजेशन, और दूसरा है आपका रीसोशलाइजेशन या पुनः समाजीकरण। ये बड़ा पूछा जाता है, एंटी प्रिसेप्टरी सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, या प्रत्याशात्मक सोशलाइजेशन जिसे हम कहते हैं हिंदी में। एक बार एग्जाम्पल दिया था आपको, एग्जाम्पल नहीं, एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि कुछ लोग हैं जो एक ग्रुप है जो साड़ी पहन के जाता है स्कूल, और अगर आप भी उस ग्रुप में शामिल होते हैं और आप भी उनके जैसा ही साड़ी पहन के स्कूल जाने लगते हैं, यानी एक स्कूल का ड्रेस कोड है साड़ी, ठीक है, और आप भी उसी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, तो आप भी उनका देखा देखी, आप भी उसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, तो आप भी वैसी ही साड़ी पहन के जाने लगते हैं। तो ये किस प्रकार का समाजीकरण है, ठीक है। तो ऐसे में आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, एक्टिव सोशलाइजेशन, पैसिव सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन या एंटी प्रिसेप्टरी सोशलाइजेशन। तो ये प्रत्याशात्मक सोशलाइजेशन है जिसे हम एंटी प्रिसेप्टरी सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। यानी किसी की ग्रुप को देख करके उस ग्रुप में शामिल हो जाना और सेम उनके जैसा ही पहनावा ओढ़ावा, उनके जैसा बात व्यवहार करना, तो वो क्या हुआ, एंटी प्रिसेप्टरी या प्रत्याशात्मक सोशलाइजेशन। और रीसोशलाइजेशन का मतलब पुनः समाजीकरण, नाम से ही स्पष्ट है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा था, पहले वो आवारा था,
पहले वो बदमाशियाँ करता था, तेरे नाम जैसे बाल रखता था, कटिंग रखता था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर कोई सामाजिक, उसने अपने आस पड़ोस में देखा, भाई मेरा दोस्त तो नेवी में भर्ती हो गया, मैं भी भर्ती होकर के दिखाऊंगा, ठीक है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और मुझे आवारा कहते हैं। तो उसका क्या हुआ, उस बच्चे के अंदर क्या हुआ, रिसोशलाइजेशन हो गया उसका, ठीक है। यानी उसने भी क्या किया, अपने वो तेरे नाम जैसे बाल कटवा करके, और वो भी क्या हुआ, छोटे छोटे बाल रखे उसने, और वो जा करके आर्मी में भर्ती हो गया। यानी वो बच्चा पहले उसका सामाजिकरण नहीं हुआ था, लेकिन अपने दोस्तों को देख करके उसका क्या हुआ, रिसोशलाइजेशन हो गया, यानी पुनः सामाजिकरण हो गया, ठीक है। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे सामाजिकरण पे, ठीक। ये मैं आपको इरेज करूं, एनईपी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बात करेंगे सोशलाइजेशन या समाजीकरण की। समाजीकरण, हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। ये अरस्तु कहते हैं और कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज से ही रहने सहने का तरीका, खान पान का तरीका, ये सारी चीजें सीखता है, ठीक। पहला सामाजिकरण उसके परिवार से आता है और दूसरा उसके आस पड़ोस या कहें तो उसके स्कूल से आता है, ठीक। यानी पहला परिवार से कैसे आएगा भाई, वो परिवार में देख रहा है लोग कैसे बात कर रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, कैसे उठ बैठ रहे हैं, किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो बच्चे में पहला समाजीकरण का गुण कहाँ से आया, परिवार से। इसीलिए परिवार को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक सोशलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। लीजिए बात करते हैं हम समाजीकरण की। या सोशलाइजेशन, मैंने कहा हर समाज के अपने मूल्य, हर समाज के अपने मूल्य और नियम होते हैं, ठीक है। हर समाज के अपने, और उन मूल्यों को पालन करना या आत्मसात करना ही क्या होता है, समाजीकरण होता है। हर समाज के अपने मूल्य एवं नियम होते हैं, उन मूल्यों का आधार होता है, ठीक है। हर समाज के अपने मूल्य एवं नियम होते हैं जिसको आत्मसात करना ही किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, जिसको आत्मसात करना या ग्रहण करना कहें तो, जिसको आत्मसात करना ही, यानी बच्चा देख करके सीख रहा है तो उसका क्या हुआ, समाजीकरण हुआ। चाहे खेल के मैदान से वो सीख करके आ रहा है कि मेरे दोस्त दूसरे दोस्त की मदद कर रहे थे या दूसरे बच्चों की मदद कर रहे थे, या कोई जानवर को चोट लगी थी तो वो उसकी मदद कर रहे थे, तो वो भी क्या हुआ, एक तरीके का समाजीकरण हुआ, ठीक है। हर समाज के अपने मूल्य एवं नियम होते हैं जिसको आत्मसात करना ही क्या है भाई, समाजीकरण है। समाजीकरण है, ठीक। ये हुई सोशलाइजेशन की बात। फीचर ऑफ सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण के गुण कहें तो हम कौन कौन से गुण होते हैं या समाजीकरण की विशेषताएं कहा जाए तो क्या क्या चीजें होती हैं। ये कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बच्चा उसे खुद ही ऑब्जर्व करता है और उसके अंदर वो गुण अपने आप आत्मसात होते रहते हैं। पहला देखिए, समाजीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है भाई, समाजीकरण एक सतत, ये नहीं कि एक दिन गया बच्चा फील्ड में तो एक चीज सीख करके आ गया उसके बाद उसका जाना बंद, नहीं। समाजीकरण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कहता है समाजीकरण बच्चे को अनुशासित बनाता है, ठीक है। दूसरा कहता है समाजीकरण बच्चे को अनुशासित बनाता है। उसके अंदर स्व अनुशासन आ जाएगा। समाज की, अगर उसका समाज अच्छा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, यदि उसका समाज अच्छा है तो उसके अंदर खुद ही
डिसिप्लिन में हो जाएगा बच्चा। भाई अपने घर में देख रहा है कि मेरे पिताजी 9 बजे ऑफिस जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं तो काम कर रहे हैं, अपना जो भी वर्क है उनका, ऑफिस से आने के बाद से वो बच्चों के साथ खा पी रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होगा, एक रूटीन बैठ जाएगा कि मुझे भी स्कूल जाना है, इतने बजे आना है, अपना होमवर्क करना है, खाना पीना है, फिर कल स्कूल जाना है, ठीक है। यानी सामाजिकरण बच्चे को अनुशासित बनाता है। तीसरा कहता है सामाजिकरण औपचारिक या अनौपचारिक रूप से बच्चे में आत्मसात होता रहता है। सामाजिकरण औपचारिक अनौपचारिक का मतलब आपको पता होगा। औपचारिक का मतलब बच्चा देख करके अपने परिवार मित्र से ग्रहण करे, और अनौपचारिक का मतलब जिसको नियम के द्वारा सिखाया जाए, ठीक है। सामाजिकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिकरण औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से होता रहता है का मतलब उसके नियम कानून बच्चे सीखते रहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे सामाजिकरण के प्रकार। सामाजिकरण के प्रकार। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। जिसमें हमने क्या कहा, प्राथमिक और सेकेंडरी का मतलब गौण, ये आपके सामाजिकरण के प्रकार हुए, ठीक। प्राइमरी में क्या आ जाएगा, परिवार, क्योंकि बच्चा परिवार में जन्म ले रहा है, वहां देख रहा है कि कैसे लोग पढ़ रहे हैं, कैसे पूजा पाठ हो रही है, तो वो गुण बच्चे में आ रहे हैं, वो भी एक सामाजिकरण का गुण ही हुआ, तो इसमें उसका परिवार आ गया। और सेकेंडरी में क्या आ गया, उसका स्कूल, या कहें तो हम विद्यालय और आस पड़ोस, ठीक है। विद्यालय एवं आस पड़ोस, यानी जो उनके पड़ोसी हैं उनका व्यवहार कैसा है, उससे भी बच्चे के सामाजिकरण पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सामाजिकरण या सोशलाइजेशन क्या है, ये सामाजिकरण की विशेषताएं और ये सामाजिकरण के प्रकार। अगला हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी के बारे में। सामाजिकरण की एक्टिव एजेंसी क्या है और पैसिव एजेंसी क्या है। आई होप आप ये नोट कर लिए होंगे। एक्टिव और पैसिव एजेंसी, मैंने कहा कि एक्टिव एजेंसी में कौन कौन आ जाएगा, उसके फैमिली, उसके पीयर्स, पीयर मतलब फ्रेंड सर्कल, ठीक है। और पैसिव में क्या आ जाएगा, जितने भी सोशल आपके प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, ये सब उसका बच्चे के क्या होते हैं, पैसिव सोशलाइजेशन फैक्टर होते हैं या पैसिव सोशलाइजेशन एजेंसी होते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, क्या कह रहा है कि कुछ एक्टिव एजेंसियां हैं और कुछ पैसिव एजेंसियां हैं सामाजिकरण की। एक्टिव एजेंसी में कौन कौन आ जाएगा भाई, उसके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, फैमिली, स्पोर्ट्स, यानी जो बच्चा गेम खेलने जा रहा है जो उसके आसपास में है, ठीक है, पीयर्स, यानी जो उसके मित्र और सहपाठी हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे एक्टिव एजेंसी में। और पैसिव एजेंसी में कौन आ जाएगा, पब्लिक प्लेसेस, कहें तो हम पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कुछ भी, ठीक है। जैसे प्राइमरी में सिर्फ कौन आता है, प्राइमरी जो फैक्टर है
जो टाइप्स है आपका सोशलाइजेशन का, उसमें प्राइमरी केवल फैमिली ही आएगी, आप इतना ध्यान रखिएगा। और अगर सेकेंडरी पूछे कि गौण समाजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो उसमें आ जाएगा आस पड़ोस, विद्यालय और बाकी जो ये मीडिया है, जो जहाँ से भी उस बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। आजकल तो टीवी से भी हो रहा है, मोबाइल से भी हो रहा है, तो यानी जो मीडिया है इन सब, ये सब किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। ठीक है, वैसे ही एक्टिव एजेंसी में कौन आ जा रहा है, फैमिली आ जा रहा है, स्पोर्ट्स आ जा रहा है और पीयर यानी उसके मित्र आ जा रहे हैं। ठीक है, और पैसिव में जितने भी पब्लिक प्लेसेस आ रहे हैं, यानी पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, ये सब क्या है, पैसिव एजेंसियां हैं सोशलाइजेशन के, यानी पैसिव एजेंसियां हैं समाजीकरण की। ठीक है, अगला कहता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या प्रसात्मक समाजीकरण। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बार सीटेट में प्रश्न पूछा था कि कुछ महिलाएं विद्यालय में साड़ी पहन करके जाती हैं, उस विद्यालय का ड्रेस कोड है साड़ी, यदि आप भी उन लोगों का देखा देखी, आप भी उस ग्रुप में शामिल होने के लिए आप भी साड़ी पहन के जाती हैं, तो ये किस प्रकार का समाजीकरण है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया था, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन एंड रीसोशलाइजेशन। तो वो कैसा सोशलाइजेशन है भाई, प्रसात्मक समाजीकरण। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, यदि किसी ग्रुप को देखकर आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, ये मतलब उस ग्रुप की कॉपी कर रहे हैं आप, यदि किसी ग्रुप को देखकर आप भी उन्हीं की तरह पहनावा ओढ़ावा करके, ठीक है, आप भी उस ग्रुप की तरह ही, आप भी उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं, यानी आप भी उस ग्रुप की तरह ही, उसमें कुछ भी आ सकता है, चाहे उनकी एक्टिविटी हुई, चाहे उनका पहनावा ओढ़ावा हुआ। ठीक है, यदि किसी ग्रुप को देख करके, मतलब उसमें कुछ भी आ जाएगा भाई। वैसे तो उस सीटेट में एक एग्जांपल दिया था, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, प्रत्याशात्मक समाजीकरण। क्या कह रहा है कि यदि किसी ग्रुप को देखकर आप भी उस ग्रुप की तरह ही पहनावा करके उस ग्रुप में शामिल हो जाए। ठीक है, तो वो क्या हुआ आपका, प्रसत्यात्मक समाजीकरण हुआ। ठीक है, उस ग्रुप में शामिल हो जाए। ठीक है, शामिल हो जाए, है ना। तो ये बात हुई प्रसात्मक समाजीकरण की या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और रीसोशलाइजेशन यानी पुनः समाजीकरण, मैंने जैसे कहा कि कोई बच्चा आवारा है, वो अपना क्या कर रहा है, वो तेरे नाम जैसे बाल कटा करके घूम रहा है, और फिर बाद में वो क्या देखता है कि अरे भाई मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे क्या हो गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, कोई नेवी में भर्ती हो गया, कोई बीएसएफ में भर्ती हो गया, तो वो भी क्या कर रहा है कि अपने बालों को क्या कर रहा है, कटा ले रहा है छोटे छोटे करा करके, और वो भी आर्मी में भर्ती हो जा रहा है, यानी ये क्या हुआ, उसका पुनः समाजीकरण हुआ। तो ये क्या हुआ, रीसोशलाइजेशन। ठीक है, मैं छोटे से फॉर्म में आपको समझने के लिए यहाँ नोट कर दे रही हूँ। पहले तेरे नाम जैसे बाल रखना और फिर बाद में आर्मी में भर्ती हो जाना। पहले तेरे नाम जैसे बाल समझ रहे हैं, यानी जो आपने मूवी में देखी होगी। ठीक है, वैसे वो आपको सिर्फ समझाने के लिए, पहले तेरे नाम जैसे, या जैसे मान लीजिए कोई बच्चा आवारा निकल गया एक तरीके से, ठीक है, और उसके साथ वाले बच्चे आगे निकल गए, फिर बाद में उसका सोशलाइजेशन हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल आप देख लीजिए कि कोई पीने वाला है, कोई नशा पान करने वाला है, यानी वो क्या कर रहा है, नशा पान कर रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है कि उसके जो लीवर हो रहे हैं वो डैमेज हो गए। ठीक, फिर बाद में उसका क्या हुआ, उसने शराब पीना छोड़ दिया, उसकी घर की स्थिति सुधर गई, हालात सुधर गए, और उसकी जो हेल्थ रिपोर्ट है वो भी सुधर गई। तो ये उसका क्या हुआ, रीसोशलाइजेशन हुआ, यानी पुनः समाजीकरण हुआ। ठीक है, फिर बाद में आर्मी ज्वाइन करना। आर्मी में आप देखे होंगे बाल कितने छोटे छोटे होते हैं। आर्मी में भर्ती हो जाना या आर्मी को ज्वाइन करना। ठीक है, ये क्या हुआ उसका भाई, रीसोशलाइजेशन हो गया। ठीक, तो ये था आपका समाजीकरण या सोशलाइजेशन।
सोशलाइजेशन होता क्या है या उसके फीचर, समाजीकरण के क्या गुण होते हैं, और प्राथमिक समाजीकरण क्या है, द्वितीयक समाजीकरण यानी समाजीकरण के प्रकार, प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी, या बोर्ड कहे तो हम एक्टिव एंड पैसिव एजेंसियाँ क्या क्या है समाजीकरण की, और अगला क्या है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन और रीसोशलाइजेशन। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।